अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। कल हमने गुजराती के पीरियड में पाठ 6 सामग्री तो समाजनी छे ने पढ़ा था, जिसमें हमने सीखा कि हमें साधन सामग्री को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस साधन सामग्री से महरूम रह जाते हैं। पैसा भले ही हम खर्च करते हैं वो साधन सामग्री को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन आखिर साधन सामग्री तो समाज की है ना। तो ये पाठ के ज़रिए हमें बहुत ही अच्छी सीख मिलती है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। आपको इसके शब्दार्थ और सवाल जवाब कंपलसरी नोट में लिख लेने हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हुए आज हम काव्य 7 जीवमा जीव आव्यो पढ़ेंगे। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जीवमा जीव आव्यो एक रूढ़ि प्रयोग है, जिसका अर्थ होता है भय जता स्थिरता आववी। मतलब किसी चीज़ का या किसी बात का अगर आपके दिल में डर है और जब वो डर खत्म हो जाता है तब जो सुकून आपको मिलता है, या तब जो सुकून की सांस आप ले पाते हो, या जो आपको इत्मीनान होता है, तब आप कैसा महसूस करते हो? जैसे आपको लगता है कि अब आपकी जान में जान आ गई। इसका अर्थ है गुजराती में जीवमा जीव आव्यो। जैसे मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए अगर ये रूढ़ि प्रयोग का अर्थ समझाऊं, तो परीक्षा में आपके सब पेपर अच्छे गए हो और कोई एक, जैसे कि गणित, विज्ञान या अंग्रेजी विषय का पेपर सब पेपर के जैसा अच्छा नहीं गया है, थोड़ा ठीक गया है, तो आपके दिल में रिज़ल्ट आने तक ये डर बना रहेगा कि कहीं मैं एक विषय के लिए फ़ेल ना हो जाऊं, या वो विषय में मेरे मार्क्स कम ना आए, या उसकी वजह से मेरे परसेंटेज कम ना हो जाए। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो आपकी सोच से बेहतर मार्क्स आपके आते हैं। तब जाकर आपकी ज़बान से ये लफ्ज़ निकलता है कि हाश जान में जान आई, तो जिसको गुजराती में कहेंगे जीवमा जीव आव्यो। तो आज हम ये काव्य 7 जीवमा जीव आव्यो पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जीवमा जीव आव्यो रूढ़ि प्रयोग का ये काव्य के शीर्षक का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हुए अब जीवमा जीव आव्यो जो ये काव्य है उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही है कि किसी चीज़ का डर हमें रहता है या किसी चीज़ से हम परेशान रहते हैं, और जब उसमें राहत हो जाती है, इत्मीनान हो जाता है, तब हमें सुकून मिलता है। तो यहाँ जैसे मैंने आपको परीक्षा की बात की मिसाल दी, लेकिन यहाँ कोई दूसरी वजह से सब परेशान है। तो वो वजह क्या है? बहुत ही ज़्यादा गर्मी। जो बारिश के पहले जो बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है, जैसे कि मई महीने में, जो अभी फ़िलहाल भी हम वो गर्मी महसूस कर रहे हैं, तो तब हमें क्या होता है कि पता नहीं कब बारिश आए या कब थोड़ी ठंडक हो तो हमें थोड़ा इत्मीनान मिले, थोड़ा सुकून मिले। तो ये मौसम में, ये गर्मी के मौसम में सभी, इंसान से लेके जानवर हो, पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, सभी परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं कब हमें इत्मीनान मिलेगा या कब हमारी जान में जान आएगी। मतलब कि क्यारे जीवमा जीव आवशे। तभी बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी सहन करने के बाद जब बारिश शुरू होती है, बारिश गिरती है, तब सबको बहुत ही ज़्यादा खुशी का एहसास होता है, और तब जैसे कि सबको इत्मीनान हो जाता है, और तब सब कहते हैं कि जीवमा जीव आव्यो। मतलब कि अब जाकर सुकून मिला, अब जाकर इत्मीनान मिला। तो यही ये काव्य में कवि कहना चाहते हैं कि किस तरह पहले गर्मी से सब परेशान थे, और अब गर्मी के बाद जब बारिश गिरी तो कैसे पूरी सृष्टि में जान आ गई, कैसे सबको इत्मीनान मिल गया। आगे देखते हैं कवि परिचय। कवि परिचय में देखेंगे कि ये काव्य के कवि का नाम है हरिकृष्ण पाठक। इनका जन्म तारीख 5/8/1938 में हुआ था और इनका वतन है बोटाद। आगे देखेंगे साहित्य प्रकार।
तो जैसे हमने पहले देखा था कि मोरली काव्य का साहित्य प्रकार पद है, प्रयाण का नवल कथा खंड है, जीवन अंजलि था जो काव्य का प्रार्थना काव्य है। तो वैसे ही जो ये जीवमा जीव आव्यो काव्य है इसका साहित्य प्रकार है सोनेट। तो सोनेट की पहचान ये है कि वो 14 पंक्ति की होती है। यहाँ आप देख सकते हैं साहित्य प्रकार सोनेट છે। સોનેટ 14 પંક્તિની હોય છે। આ સોનેટ મંદાક્રાંતા छंदમાં લખાયેલી છે। अब मंदाक्रांता छंद यानी जैसे आपने 9th में पढ़ा था समास अलंकार, ऐसे ही ये छंद भी हमारे ग्रामर में आता है। तो ये जो सोनेट है, ये जो काव्य है जीवमा जीवाव्यो जिसका साहित्य प्रकार सोनेट है, वो यहाँ मंदाक्रांता छंद में लिखी गई है। और इसकी सबसे अहम पहचान ये है कि ये 14 पंक्ति की होती है। ये परीक्षा में आपको 1 मार्क्स का सवाल आ सकता है कि सोनेट में કેટલી पंक्तिओं होय छे। तो आपको याद रखना है कि सोनेट 14 पंक्तिनी होय छे। और अगर ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि भाई जीवमा जीव आव्यो सोनेट कया छंद में लखायेली छे, तो आपको याद रखना है कि जीवमा जीव आव्यो सोनेट मंदाक्रांता छंद में लखायेली छे। और इसी तरह आपको ये भी याद रखना है कि आ काव्यनु शीर्षक एक रूढ़ि प्रयोग छे। मतलब जीवमा जीव आव्यो ये जो काव्य का शीर्षक है, उसकी हेडिंग है, वो एक रूढ़ि प्रयोग है। आगे बढ़ते हैं। काव्य 7 जीवमा जीव आव्यो, एक बार इसको अच्छे से रीड करेंगे। वंटोळाती पवन डमरी थई ठरी ठाम अंते, झीणा फोरा झरमर झरिया जीवमा जीव आव्यो। हाफी हाफी व्यथित सगड़ा नीड झूलिया हवामा, आछा हेले परण परणे उजड़ो रंग काढ़ियो। ताता तापे खदखदी रह्यो राफड़ो साव धीरे, धीरे चालियो थड़ पर भीना झीणी लंगार लईने। सोने रूपे जडित तड़को क्यांक आछो ढळियो ने, फूटू फूटू फरफर थतु रूप खिल्यू धरानु। टहोकी उठ्यो तरत वगड़ो सीम सोणे गई त्यां, गाणे गाणे हरक उघलियो गुगव्यापुर आघा। क्यांथी मोहरिया स्मरण नमणा भांभरिया दूध क्यांथी, क्यांथी आव्या मनभर मळिया लोक काची घड़ी में। आघे ओरे अड़खे पड़खे एनु ए सौ छताए, फोरा ज्यां बे झरमर झरिया जीवमा जीव आव्यो। तो ये काव्य अब हम पंक्ति के मुताबिक एक एक पंक्ति को समझते हैं, जिससे आपको और भी अच्छे से इसका भावार्थ समझ में आए। तो सबसे पहले वंटोळाती पवन डमरी थई ठरी ठाम अंते, झीणा फोरा झरमर झरिया जीवमा जीव आव्यो। अब यहाँ मैं पंक्ति में समझूती के साथ आपको शब्दों के अर्थ भी बोलती जाऊंगी, जो आपको नोट डाउन कर लेने हैं ताकि आपको याद रह सके। वंटोळाती, वंटोळाती का अर्थ होता है घूमती हुई। अने पवन डमरी थई ठरी ठाम अंते, पवन यानी हवा, डमरी यानी धूल। जो बारिश के पहले उड़ती हुई धूल है, थई ठरी ठाम अंते मतलब आखिर में वो शांत हो गई। ठरी ठाम हो गई मतलब शांत हो गई, बैठ गई। उड़ती हुई हवा के साथ जो धूल है वो अंत में ठरी ठाम हो गई, शांत हो गई। कब? झीणा फोरा झरमर झरिया जीवमा जीव आव्यो। कब ये उड़ती हुई धूल शांति से बैठ गई? जब झीणा फोरा यानी कि बारिश की बूंदें, फोरा यानी बारिश की बूंदें, तो जब ये बारिश की बूंदें झरमर गिरी तब जाकर ये उड़ती हुई जो धूल है ये शांत हो गई और जीवमा जीव आव्यो मतलब सबकी जान में जान आ गई। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बारिश के पहले बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही थी, सभी इससे परेशान थे, मानो पूरी सृष्टि इससे परेशान हो गई थी। और जैसे ही बारिश की बूंदें गिरी तो सब जगह जैसे सुकून हो गया, सबकी जान में जान आ गई।
હાંફી હાંફી વ્યથિત સગડા નીડ ઝૂલ્યા હવામાં, આછા હેલે પરણ પરણે ઉજળો રંગ काढ़ियो। व्यथित यानी दुखी, सघड़ा यानी सब, और नीड यानी घोंसले जहाँ पक्षी रहते हैं, पक्षियों के रहने की जगह नीड घोंसले। झूलिया हवा में, जैसे बारिश न होने की वजह से, गर्मी से परेशान होने की वजह से जो घोंसले थे, जो पेड़ पर बने हुए थे घोंसले पक्षियों के, वो भी जैसे दुखी हो गए थे, परेशान हो गए थे। लेकिन बारिश गिरने के बाद जैसे वो भी हवा में लहराने लगे। आछा हेले मतलब हवा के हल्के झोंके में वो भी लहराने लगे, मानो उनमें भी अब खुशी आ गई है। परण परणे उजड़ो रंग काढ़ियो। परण मतलब पत्ते, पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं वो हर एक पत्ते पत्ते भी जैसे कि उजड़ो यानी कि गोरे हो गए, साफ़ हो गए, बहुत ही साफ़ उनका भी रंग मतलब के निखर गया। तो बारिश होने की वजह से आप देख सकते हैं कि कितना सृष्टि में बदलाव आ गया है। ताता तापे खदबदी रहो राफड़ो साव धीरे। ताता तापे यानी बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, खदबदी रहो यानी परेशान हो रहा राफड़ो। राफड़ो यानी चींटियाँ या सांप जो दर में रहती है, दर यानी बिल जिसे इंग्लिश में कहेंगे होल, जिसमें वो रहती है उसे राफड़ो कहते हैं। यहाँ चींटियों का जिक्र है कि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से जो चींटियाँ परेशान थी वो अब बारिश गिरने के बाद धीरे धीरे मानो पेड़ के ऊपर झीणी लंगार लईने, मतलब एक छोटी सी कतार लेकर, लंगार यानी कतार लेकर धीरे धीरे बारिश का आनंद लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। सोने रूपे जड़ित तड़को क्यांक आँचो ढळियो ने फूटू फूटू फरफर थतु रूप खिलियू धरानु। अब आपने महसूस किया होगा, आपने देखा होगा, अगर गौर नहीं किया है तो अभी बारिश का ही मौसम है, गौर कीजिएगा। जब बारिश गिरती है उसके बाद जो धूप निकलती है ना, वो बहुत ही सुनहरे रंग की होती है। बिल्कुल देखने में हमें इतनी खूबसूरत लगती है मानो जैसे कि हर तरफ सुनहरी रंग फैल गया हो। तो बिल्कुल वही बात का जिक्र यहाँ कवि हमारे सामने करते हैं कि बारिश गिरने के बाद जैसे धूप सोने रूपे से जड़ित यानी जैसे कि सुनहरे रंग से उसे जड़ दिया गया हो, ऐसी दिखाई देती है। और जब उसका ये सुनहरा रंग थोड़ा कम होता है, आँचो यानी थोड़ा कम होता है, तब जैसे कि धरा, धरा मतलब पृथ्वी, ज़मीन, ज़मीन का जो उसकी सुंदरता है, ज़मीन की जो खूबसूरती है वो और भी जैसे कि फूट फूट कर उसका रूप बाहर आ रहा है और भी उसका रंग रूप खिल रहा है। किसका? ज़मीन का। बारिश गिरने के बाद जो सुनहरी धूप निकलती है उसका जब थोड़ा तनासुब कम हो जाता है धूप का, तो उसके बाद जैसे कि ज़मीन का रंग और भी निखर के दिखाई देता है हमें। टहूकी उठ्यो तरत वगड़ो सीम सोणे गई त्यां, गाणे गाणे हरख उगलियो गुगविया पुर आगा। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं कि बारिश के बाद का अब यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि बारिश के बाद जैसे कि वगड़ो यानी जंगल और सीम यानी खेत। तो यहाँ जैसे कि जंगल है वो भी टहूकी उठ्यो यानी वो भी जैसे कि खिल उठा है, वो भी झूम उठा है बारिश गिरने के बाद। सीम सोने गई त्यां यानी खेत भी लहरा रहे हैं खुशी के मारे। अब हर जगह जैसे कि कोई गीत गुनगुना रहा है, इतनी खुशी हर जगह हमें दिखाई दे रही है। गुगवियापुर आगा मतलब कि सभी नदियाँ जो सूख गई थी गर्मी की वजह से, वो नदियों में जैसे कि अब पूर आ गया है, बहुत सारा पानी आ गया है। हर तरफ बारिश की वजह से खुशहाली फैल गई है, खुशहाली छा गई है। क्यांथी मोहरिया स्मरण नमणा भांभरिया दूध क्यांथी। कहते हैं कि बारिश के खूबसूरत मौसम में जो लोग हैं उन्हें स्मरण नमणा यानी स्मरण यानी यादें और नमणा यानी कि खूबसूरत अच्छी यादें जो है वो अक्सर बारिश में हमें याद आती है। हम बैठे हो, बाहर बारिश हो रही हो तो अक्सर हमें अच्छी यादें आती है, उसका यहाँ जिक्र किया गया है। भांभरिया दूध क्यांथी, तो जो गाय बैल जो भैंस ये जो जानवर है ये भी जैसे कि
खुशी में झूम रहे हैं, ये भी सब बारिश होने की वजह से खुश हो गए हैं। क्यांथी आविया मन भर मड़िया लोक काची घड़ी माँ, कहते हैं कि जैसे कि ये बारिश की वजह से लोग इतने, पहले गर्मी की वजह से लोग इतने परेशान थे कि बारिश होने की वजह से सब लोगों दिल भर के मतलब कि एक दूसरे के साथ गले लग रहे हैं, एक दूसरे को अपनी खुशी जता रहे हैं, एक दूसरे के साथ खुशी बांट रहे हैं। आगे ओरे अड़खे पड़खे एनु ए सौ छताए, फोरा ज्यां बे झरमर झरिया जीवमा जीव आव्यो। देखो अब यहाँ आखिरी पंक्ति में कवि ने बहुत ही सुंदर बात कही है। हमारा जो नज़रिया है यहाँ वो हमें दिखाई देगा कि सब वैसा के वैसा ही है, जैसा गर्मी में था वैसा ही अभी बारिश है, कोई चीज़ अपनी जगह से हटी नहीं है। लेकिन आगे ओरे, आगे मतलब दूर और ओरे मतलब नज़दीक, तो कहते हैं कि दूर हो या नज़दीक हो, अड़खे पड़खे मतलब आसपास आजू बाजू हो, हर तरफ जैसा के वैसा ही सब कुछ है, कोई चीज़ अपनी जगह से हटी नहीं है। लेकिन फिर भी फोरा ज्यां बे झरमर झरिया जीवमा जीव आव्यो, लेकिन जहाँ बारिश की बूंदें गिरी, जहाँ बारिश शुरू हो गई वहाँ सबकी जान में जान आ गई। मतलब देखने के नज़रिए से अगर देखें तो कोई चीज़ अपनी जगह से हटी नहीं है, लेकिन अगर इत्मीनान के नज़रिए से देखें तो सबकी जान में जान आ गई है। तो ये बहुत ही एक सुंदर काव्य है। ये सभी चीज़ों का एहसास अभी आप बारिश के मौसम में कर सकते हैं कि किस तरह हम पहले गर्मी से परेशान हुए और उसके बाद जब बारिश हुई तो हमने इत्मीनान महसूस किया, चैन की सांस ली। ऐसे ही जैसे यहाँ जीवमा जीव आव्यो, ऐसे ही हमारी भी जान में जान आई। तो यही बात कवि ये काव्य के ज़रिए, ये सोनेट के ज़रिए कवि ने हमारे सामने बहुत सुंदरता से रखी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये काव्य बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसके भी शब्दार्थ और सवाल जवाब आपको नोट में लिख लेने हैं। नेक्स्ट पीरियड में दूसरे पाठ के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।